हाँ जी, हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर ईशा गावी फ्रॉम फिजिक्स विजन। सो टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये फर्स्ट टेस्ट था जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का था। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एटॉमिक रेडियस टू न्यूक्लियस रेडियस। देखिए बेटे, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो न्यूक्लियर का रेडियस होता है वो न्यूक्लियस इससे छोटा होता है, ऑफ कोर्स सी बात है, वो 1 फर्मी होता है, -15। ठीक है, तो जब इनकी रेशो ले ली जाती है तो इनकी रेशो पूछी गई है, एटॉमिक टू न्यूक्लियर बोला गया, मतलब 10⁵ सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल रेडिएशन डिफरेंट रेडिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ द पेनिट्रेशन पावर। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन किसकी होती है? गामा की होती है। ये ऑर्डर जो है ये उसमें फॉलो होता है जिसमें आयोनाइजेशन पूछी होती है। ओके, तो आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा अल्फा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज बार्न, और ये इसके इक्वल होती है -28 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा रेज necessary to disintegrate deuteron into a proton and a neutron। गिवन ये क्वांटिटीज दे रखी हैं सारी। हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एम। ड्यूट्रॉन को किस में कन्वर्ट करना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो ये हमारे प्रोडक्ट हैं और ये हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, तो डेल्टा एम क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ड्यूट्रॉन। सारे मासेस गिवन है 1.00759, 1.00898 माइनस मास ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है? ड्यूट्रॉन का मास यहाँ पे गिवन है, ड्यूट्रॉन का मास नहीं गिवन है, तो ड्यूट्रॉन का मास फिर हम कैसे निकालेंगे? ड्यूट्रॉन का मास 2 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन होता है, वैसे निकाल लिया जाएगा। सो इट विल बी 2.01471 आ जाएगा। डबल कर दिया बेटे इसको, तो करके जो डेल्टा एम है 0.00186 एटॉमिक मास यूनिट। हमसे एनर्जी पूछी गई है, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जो कि हम सीधा क्या करते होते हैं इसको 186 था ना, जस्ट अ मिनट, 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सॉल्व होके जो हमारे पास आंसर आएगा 1.747 MeV आ जाएगा। ठीक है, सो इसका बी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। पेपर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द न्यूक्लियर शेल मॉडल द स्पिन पैरिटी ऑफ 15 नाइट्रोजन 7 इज। तो जो नाइट्रोजन होता है 15 नाइट्रोजन 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 8, तो इसको नहीं लेंगे, इवन को लेंगे। वन पी 1/2 1, एक बच गया। तो p ऑर्बिट है L1, स्पिन कितनी है? हाफ। j की वैल्यू आ गई L प्लस माइनस। j निकालने की ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं है, सीधा j निकलेगा यहाँ से, तो क्योंकि जो पैरिटी होती है स्पिन की भी ज़रूरत नहीं है, रेदर हमें तो सिर्फ इसमें यही बताना है कि ग्राउंड स्टेट क्या होगी। ग्राउंड स्टेट होती है j पावर p, ये जो नीचे वैल्यू है वो j है, तो j वैल्यू इज हाफ। और पैरिटी कैसे निकलेगी? पैरिटी निकलती होती है -1⁻L, दैट मीन्स -1 की पावर 1 नेगेटिव, और j हाफ है तो इसकी ग्राउंड स्टेट होगी 1/2 माइनस। सो अगर हम ऑप्शंस में जाएं, सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a radioactive nuclei emits 1 alpha particle followed by emission of a beta particle। तो इसने क्या करा?
एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, उसने पहले एक अल्फा पार्टिकल एमिट करा, से वाई बन गया, फिर उसने एक बीटा पार्टिकल एमिट करा और उसके साथ से पी बन गया, तो ये बनेगा क्या, Z-1 A-4। तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर decreases by 4. Next, question number 7. What should be the minimum energy of a photon to split an alpha particle into tritium and proton? कि अल्फा पार्टिकल एक ट्रीटियम और प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, मतलब गामा अल्फा चेंजेस टू प्रोटॉन एंड ट्रीटियम, टी लिखना चाहिए एच लिखना चाहिए, तो हमें क्यू वैल्यू पूछी है। क्यू वैल्यू होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का माइनस कर दिया जाए, उसको फिर 931 या 38 से, इन्होंने 938 बोला है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्यू वैल्यू के लिए हमेशा ये जो प्रोसेस है यहाँ से शुरू करने लगी हूँ मैं, दैट इज अल्फा का है 4.0026 माइनस बाकी दोनों की वैल्यू कितनी है, प्रोटॉन के लिए मास है 1.0073 और ट्रीटियम के लिए है 3.0161। तो ये जो आएगा इसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 938 से। तो सारी क्वांटिटी सॉल्व कर लीजिएगा। 19.3 MeV आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन शो करेगा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, the semi empirical mass formula for binding energy, so the term depends upon the mass number, जिसमें surface correction term हो वो a power 2/3 पे डिपेंड करती है। and next we come to another question, question number 9। पेयर प्रोडक्शन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, पेयर प्रोडक्शन का मतलब है गामा रेन एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन देने, इसकी रेस्ट मास एनर्जी 511 MeV, इसकी भी 511 MeV, तो टोटल कितना हो गया 1.022 MeV। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ हीलियम न्यूक्लियस, मास ऑफ हीलियम इज दिस, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालें, उसके लिए पहले डेल्टा एम निकाल लेते हैं। डेल्टा एम कैसे निकलेगा, डेल्टा एम निकालने के लिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि डिटेल में हो जाए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो पहले डेल्टा एम निकालते हैं। डेल्टा एम किसका निकालेंगे, किसकी बाइंडिंग एनर्जी बोली गई है, हीलियम की। ठीक है, हीलियम के केस में हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और मास ऑफ हीलियम इसमें से माइनस कर देंगे, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम। तो ये जो डेल्टा एम आया कैसे आएगा, ये मास ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है 1.007825 और न्यूट्रॉन उससे थोड़ा सा हैवी, माइनस मास ऑफ हीलियम जो वो भी गिवन है 4.002364। जब हमने इसको माइनस किया तो आया 0.0303464। ये डेल्टा एम आ गया, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर, जो एक्चुअल में क्या करना होता है क्योंकि ऑलरेडी ये AMU में होता है 931.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेट ही करनी पड़ती है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, तो इसी क्वांटिटी को 4 न्यूक्लियन हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 7.70 MeV पर न्यूट्रॉन आएगा।
नेक्स्ट, Why are nuclear energy levels more complex than electronic energy levels? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर लेवल में अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन दोनों तरह की फोर्सेस अवेलेबल होती हैं. अगर आपको इसका डायग्राम याद हो, ऐसा कुछ इसका डायग्राम होता था. ये इसका अट्रैक्टिव पार्ट, ये इसका रिपल्सिव पार्ट. ठीक है, कि विद डिस्टेंस इसकी फोर्स इस तरह से वेरी करती थी. इन द सेमी मेरिकल मास फॉर्मूला द ऑब्जर्व पैरिटी ऑफ ऑड जेड एंड ऑड एन न्यूक्लियाई इन नेचर बी टेकन केयर ऑफ. सेमी एम्पिरिकल फार्मूला में 4-5 टर्म थी. सरफेस एनर्जी तो सरफेस के रिगार्डिंग थी, और कूलम एनर्जी प्रोटॉन्स के बीच की रिपल्शन के रिगार्डिंग थी. पेयरिंग टर्म होती है इन दोनों के बीच की. ठीक है, चलिए. एंड देन आफ्टरवर्ड्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Nuclear force is the strongest force. The nuclear force between two protons is same as that between two neutrons. बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है. Nuclear force on the nucleon inside the nucleus is 0, and the nuclear force between two proton for a large distance is always less. नहीं होता बेटे, ये greater होना चाहिए, तभी ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि nuclear forces जो है वो strongest forces होती हैं. Next after this, the binding energy per nucleon of helium nucleus is 7 MeV. एंड दैट ऑफ ड्यूट्रॉन इज 1 MeV. तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है अनस्टेबल होता है. सो हीलियम इज मोर स्टेबल. ओके, तभी ज़्यादातर स्टडी के लिए ड्यूट्रॉन को स्टडी करते हैं, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है ना, इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द न्यूक्लियस रेडियस ऑफ 27 एल्यूमिनियम इज 3.6 Fermi, द अप्रॉक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर इज R ऑफ कॉपर, R ऑफ एल्यूमिनियम. फॉर्मूला क्या होता है? A of copper, A of aluminium. Copper 64, aluminium 27, क्यूब होता है ना, 1/3 होता है. तो ये बन गया 4:3. कॉपर का निकालना है, एल्यूमिनियम वाले से मल्टीप्लाई कर दो. कितना गिवन है? 3.6, 4.8 फर्मी. ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम आर. देखो सिंपल सी बात है, कार्बन इवन है ना, तो इसकी जो न्यूक्लियर स्पिन है वो इंटेग्रल होगी. ये ऑड है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो सारे कट जाएंगे, हाफ इंटेग्रल होगी. सो दैट्स वाई सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का 232 है, एटॉमिक मास सॉरी, और एटॉमिक नंबर 90 है. द एंड ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट लीड्स टू विद द एटॉमिक नंबर 82 एंड मास नंबर 208. देन द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स. कैसे चेक करें? बड़ा सिंपल सा तरीका है. ये मैं एक्स लिख लेती हूँ, ऊपर 232 लिख लेते हैं, नीचे 90 लिख लेते हैं. मान लो इसने एक्स अल्फा एमिट करे हैं और इसने वाई जो है वो बीटा एमिट करे हैं, और नया न्यूक्लियस बन गया है जिसको मैं लिख देती हूँ पी, और उसका ऊपर है 208 और नीचे है 82. तो होगा क्या? मैथ के स्टूडेंट हो आप सारे लोग, सबको पता है नीचे से इक्वेशन बन गई 90 = 2x माइनस वाई प्लस 82. ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनी? 232 = 4x प्लस 208. तो दो इक्वेशंस मुझे दिख रही हैं, एक तो ये रही और एक ये रही. ऊपर से पहले निकाल लेते हैं. क्या निकालें? ऊपर से x. x कितना आ जाएगा? माइनस किया तो बना 24. 4x = 24, x = 6. नीचे वही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 90 = 12 माइनस वाई प्लस 82. यहाँ से आपका y सॉल्व करके आ गया है 4. तो इट विल emit 6 अल्फा पार्टिकल्स एंड 4 बीटा पार्टिकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. मैजिक नंबर एग्जिस्ट, बिल्कुल करते हैं, इसी ने तो बताया था. न्यूक्लियस इंटरेक्ट विद देयर नियरेस्ट नेबर. नो, न्यूक्लियस इंटरेक्ट डू नॉट इंटरेक्ट विद एनीबॉडी. ठीक है, जनरल फोर्स फील्ड में मूव करते हैं और लार्ज पार्टिकल मोमेंट आया था. तो ये स्टेटमेंट जो है दिस इज द इनकरेक्ट वन. Half life of a radioactive element is 4 days. After 20 days the fraction remains undecayed is. कितना अनडिकेड रह जाएगा? कितने डेज बाद बोल रहा है ये हमें? 20 डेज के बाद. फॉर्मूला सबको पता होगा,
क्या फॉर्मूला होता था, n अपॉन एन नॉट हाफ पावर n, और ये n किसके इक्वल होता है, t अपॉन टी हाफ, टाइम है 20 डेज, हाफ लाइफ कितनी है इसकी 4 डेज, तो 5 बन गया, तो बन गया ना 1/32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, what is the half time of a radioactive sample in minutes if its mean life is 200 सेकेंड। मीन लाइफ कितनी दे रखी है 200 सेकेंड, और आपसे पूछी गई है हाफ लाइफ, तो जो मीन लाइफ होती है वो 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ होती है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए बस इसकी, सिंपल थिंग है, ठीक है। तो सिंपली टी हाफ निकाल लें, यहाँ से कैलकुलेट करके आपका 2.31 मिनट आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, just substitute the value and get the result। And next question after this, which of the following is a correct statement, beta rays are same as cathode rays, gamma rays are high energy neutrons, gamma rays are just EM rays, न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, अल्फा रेज आर सिंगली आयनाइज्ड, नो दे आर डबली आयनाइज्ड, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव द सेम मास, नो अभी तो पढ़ा है, दोनों के मास में फर्क होता है, सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। न्यूक्लियर फोर्सेस स्पिन इंडिपेंडेंट, स्पिन पे डिपेंड करती हैं, बिल्कुल करती हैं भाई, सिंगलेट की अलग होती है, ट्रिपलेट की अलग होती है, दोनों की वैल्यूज अलग आती है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके बीच में सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द मटेरियल यूज्ड टू डीएक्सलेट फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मॉडरेटर, कूलेंट क्या करते हैं, हीट को निकालते हैं, कंट्रोल रॉड्स भी होती हैं कुछ जो यहाँ बताई नहीं हुई हैं, कंट्रोल रॉड्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ये याद रख लीजिएगा, एक कंट्रोल रॉड्स होती हैं, इट एब्जॉर्ब्स extra neutrons। Next, 1 atomic mass unit AMU is equals to 1.66 into 10⁻⁻27 kg, which will be known unknown nucleus formed when neon decays into 2 alpha particles and an unknown nucleus। neon decay कर रहा है, किसमें decay कर रहा है, 2 अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं और कोई साथ में न्यूक्लियस आएगा, देखें क्या बचा, 4 चले गए नीचे, 6 रह गया, 8 चले गए 22 में से, तो कितना रह गया 22 - 8, व्हाट वुड इट बी, क्या बचना चाहिए 14 कार्बन बन गए। नेक्स्ट, हाउ मेनी जनरेशंस एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आर रिक्वायर्ड फॉर डिटेल एलिमेंट्री स्टडी, कितने चाहिए होते हैं डिटेल एलिमेंट्री स्टडी के लिए, 3 जनरेशंस हैं और 16 पार्टिकल्स हैं, तो 3 जनरेशंस और 16 पार्टिकल्स होते कौन से हैं, ये आप ढूंढिएगा कि कौन सी 3 जनरेशंस होती हैं और कौन से 16 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। द हैवीएस्ट क्वार्क एंड लेप्टॉन आर, टॉप क्वार्क इज द हैवीएस्ट वन एंड tau is the heaviest lepton। And then afterward, what was achieved by the discovery of W and Z bosons, the gravitational nuclear forces were interlinked, proton will decay, and then the nuclear forces were discovered, यूनिफिकेशन करी थी, ये भी पेपर का क्वेश्चन है कि यूनिफिकेशन करी गई थी। Which one of the following list is the 4 fundamental forces of nature in the order of their characteristic time? characteristic time की फॉर्म में पूछा गया है, तो मैंने खुद को याद कराया हुआ था एक वर्ड सा बना के, ये नेगू वर्ड समथिंग, तो डिक्रीजिंग मैंने यहाँ न्यूक्लियर का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ये इसने डिक्रीजिंग बोला है तो उल्टा दे रखा है, देखो नेगू ये बन गया, ये ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला ज्वैन बन रहा है ना, और ये हमारा क्या था स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है, ठीक है, कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ऊपर, और नीचे जो है डिक्रीजिंग करेक्टरिस्टिक टाइम का है। दो चीजें याद रखनी है आपने, मैं इंक्रीजिंग के फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है, पेपर में डिक्रीजिंग आया तो अपने आप रिवर्स लगा लीजिएगा। स्ट्रेंथ ज्वेन, ग्रेविटेशनल वीक ईएम न्यूक्लियर, और करेक्टरिस्टिक टाइम इससे नेगेटिव से, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस the isospin and baryon number of a top quark are I1 B1 I1 B1 by 3। तो जो आइसोस्पिन और baryon नंबर होती है क्वार्क की वो ये होती है, सारे क्वार्क्स बारियंस होते हैं तो बारियन 1/3 और आइसोस्पिन इन सब की हाफ होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव अ स्पिन ऑफ हाफ, किसकी स्पिन हाफ नहीं होती, फोटॉन्स की, क्योंकि फोटॉन्स बोसोन्स होते हैं। नेक्स्ट, अ पार्टिकल विच इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ 3 क्वार्क्स हैज इलेक्ट्रिक चार्ज, 3 क्वार्क्स हैं यू डी और एस, तो उसके ऊपर सबसे पहले तो चार्ज क्या होगा, देखो सी यू टी कट होता है 2/3 और डी एस भी होता है -1/3, तो आप एक अप ले रहे हो, एक डाउन ले रहे हो और एक स्ट्रेंज ले रहे हो, ठीक है, तो चार्ज तो हो गया 0, एंड देन स्ट्रेंजनेस, क्योंकि स्ट्रेंज पार्टिकल लिया जा रहा है तो स्ट्रेंजनेस होगी -1, तो स्ट्रेंजनेस हो गई -1, ठीक है, चार्ज हो गया 0, 0 और -1 एक ही ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं। तो उसके बाद आती है स्पिन, स्पिन हो गई हाफ, ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिके प्रोसेस न्यूट्रॉन चेंजेस टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या वायलेट कर रहा है, ये प्रोसेस वायलेट करता है आइसोस्पिन को, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट देखें, न्यूट्रॉन की होती है -1/2, प्रोटॉन की होती है +1/2, इलेक्ट्रॉन की होती नहीं, ठीक है, और ये करेक्शन है यहाँ पे, वैसे ना भी लगाएं तो भी हर्ज नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी ये क्वेश्चन गलत ही बन रहा है, क्योंकि आइसोस्पिन तो इन दोनों की होती नहीं है, चाहे यहाँ पे न्यूट्रिनो होता चाहे एंटी न्यूट्रिनो होता, तो आइसोस्पिन को वायलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, द न्यूक्लियस ऑफ लिथियम कंसिस्ट ऑफ, लिथियम में कितने अप और कितने डाउन क्वार्क्स हैं, इसके लिए आपको एक जरा ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसके आंसर में क्या आना चाहिए। इसका आंसर सबसे पहले तो सी है, डी नहीं है, ठीक है, एंड देन इसका आंसर डी नहीं है, इसकी करेक्शन कर लें आप लोग। इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इट हैज़ लिथियम 3 7, इट हैज़ 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन्स, तो 3 प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन यूयूडी होता है इंटू 3, 4 न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स यूडीडी होते हैं इंटू 4। तो जब आप सॉल्व करेंगे ऊपर देखिए 2u मतलब 6u आ गए, 3d आ गए, नीचे वाले में 4u आ गए और 8d आ गए, तो बन गए ये 10u और ये 11d, ठीक है, सो इट इज दिस वन। नेक्स्ट आफ्टर दिस, in the quark model the triplet of meson pi negative, pi positive and pi 0 has, ट्रिपलेट है, सबसे पहले तो स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, जिनकी स्ट्रेंजनेस 0 होगी। एंड देन आइसोस्पिन कितनी होगी, इस ट्रिपलेट के आइसोस्पिन कैसे निकालते होते हैं, 2i + 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेट्स, तो आइसोस्पिन आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल डजेंट एग्जिस्ट इन कंपोजिट स्टेट, कौन सा पार्टिकल कंपोजिट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये आप मुझे भी बताइएगा, आपको पता है मैंने करवा रखा है आपको ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे मास्टर कैडर के पेपर्स में भी ऑलरेडी सॉल्व है,
तो कई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जानबूझ के आप लोग के लिए छोड़ दिया गया है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट इन कंपोजिट फॉर्म, ढूंढिएगा, ठीक है, कि कौन सा नहीं एग्जिस्ट करता। वैसे तो आपको देख के आइडिया लग गया होगा, बट मुझे भेजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, particles that participate in the strong interactions are, they are known as hadrons. baryons भी लिखा हो सकता है, hadrons भी। which of the following is a fermion? fermion वो होते हैं जिनके पास odd number हो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का। तो एक बेरिलियम ही है जिसके पास नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 3 है, तो ऑड है। हाइड्रोजन एटम है, H2 कैंसिल हो गया, ड्यूट्रॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर होके कट जाते हैं। अल्फा पार्टिकल 2He4, ये भी इवन है, इसी में ही एक अनपेयर्ड बच जाता है। एंड देन कंसीडरिंग baryon नंबर एंड lepton नंबर कंजर्वेशन लॉ, which of the following equation is processes are allowed and not allowed? तो चलिए दोनों प्रोसेस को चेक करें। सबसे पहले फर्स्ट वाला चेक करते हैं। फर्स्ट वाले के केस में baryon नंबर के फॉर्म में पूछा गया ना, baryon नंबर एंड lepton नंबर। चलिए इसका baryon नंबर चेक करते हैं। तो baryon नंबर प्रोटॉन है 1, ये baryon नहीं है, ये भी baryon नहीं है, ये भी baryon नहीं है, मतलब ये तो नहीं फॉलो कर रहा। एंड सेकंड वाला देखिए, इनमें से तो कोई भी baryon नहीं है, तो baryon नंबर तो सबका वैसे ही 0 हो गया। lepton नंबर देखें इसका, इस वाले प्रोसेस का, तो lepton नंबर अगर चेक किया जाए तो इसका ये एंटी lepton है -1, ये lepton है +1, ये -1 और ये भी lepton है +1। तो देखो lepton नंबर इसमें कंजर्व हो रहा है। सो सेकंड प्रोसेस इज एप्लीकेबल विद बोथ baryon एंड lepton नंबर। सो सी ऑप्शन इज द आंसर। Conservation law that describes events involving the elementary particles include the conservation of, सारा कुछ ही कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव, सारे प्रोसेस ही हमारे लिए जरूरी होते हैं। सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट सीरीज ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज, ठीक है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स।